अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लिटरेरी स्टडीज़ का आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको प्रोजोडी कहा जाता है। आप लोग इसका टाइटल भी देख रहे होंगे और इट्स पेज नंबर 56। मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझा देती हूँ ताकि आपको इसको आगे करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे जब पोइम लिखी जाती है तो पोइट उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की टोन्स, वर्ड्स के इंटोनेशंस के बारे में, इंटोनेशन कहते हैं उतार और चढ़ाव, कि कौन सा वर्ड उसने यूज़ करना है, कहाँ कौन सा वर्ड आएगा, जिसकी बेस पर बाद में फिर जो सिंगर्स होते हैं, इवन आप देखते हैं कि सम मोस्टली जो गाना लिखते हैं वो उसको कंपोज जब करते हैं तो वो फिर उसकी लिरिक्स भी बना रहे होते हैं, इवन उसको सिंग भी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब एक पोइट एक पोइम लिखता है तो उसके माइंड में वो सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब टोन, पिच, आवाज़ का उतार चढ़ाव, कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, राइम स्कीम क्या होनी चाहिए, उसके अंदर रिदम, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर राइम स्कीम क्या होगी, मीन्स के सिलेबल्स का यूज़, के कौन से वर्ड्स जो होंगे वो मैच करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर वो मीटर का यूज़ करता है। मीटर में भी वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि उसने फ़र्स्ट लाइन में क्या क्या यूज़ करना है वर्ड्स का, सेकंड लाइन में कौन से वर्ड्स होंगे। अगर वो एक स्टैंज़ा लिख रहा है एक पोइम में, या एक शेर लिख रहा है, एक वर्स लिख रहा है, तो उसके अंदर वो कौन सी राइम स्कीम डालेगा। तो जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना, तो उसको एक तोला जाता है, मापा जाता है और उसको तोल के माप के तैयार किया जाता है कि ठीक है, आप इतनी मेजरमेंट में आपकी ये चीज़ है, आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह पोइट्री को भी पोइट्स जो है ना वो मेजर करते हैं, मींस मेजरिंग मींस प्रोजोडी, मींस मेजरिंग मींस प्रोजोडी, मींस कि उसको इस तरह से लिखना कि उसके अंदर उसकी प्रॉपर राइम स्कीम हो, सिलेबल्स का प्रॉपर यूज़ हो, उसके अंदर प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ हो, उसकी प्रॉपर रिदम आ रही हो, उसके अंदर प्रॉपर, अगर उसको वो म्यूज़िक में भी चेंज करते हैं, यानी कि अगर उसको गाना है आपने, जैसे अगर आप में से कोई एक पोइट है और वो उसको कहा जाता है कि आप एक सॉन्ग लिखें और उसको सिंग करने के लिए लिखा जाए, अगर आप उसको लिखें जी, तो अगर आपको आप एक पोइट हैं और आप एक जो है वो पोइम आपको लिखने के लिए कहा जाती है या सॉन्ग कहा जाता है और आप सिंगर भी हैं, वट एवर जो भी आप एग्ज़ाम्पल अपने आप से कंसीडर कर लें, तो आपको अगर एक सॉन्ग कहा जाता है सिंग करने के लिए, तो आपने जब उसको सिंग करना है तो उसके लिए आप जब उसको लिख रहे होंगे एज अ पोइट, तो अपने माइंड में आप बहुत सी चीज़ें रखेंगे। वो चीज़ें जो आप माइंड में रखेंगे उनको हम प्रोसोडी कहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। तो पोइट्री मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जॉनरा, सबसे ओल्डेस्ट जॉनरा ऑफ लिटरेचर है, क्योंकि पोइट्री से ही बाद में बाकी जॉनरास डेवलप हुए। जैसे हमने प्रोज भी जब स्टार्ट किया था तो हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि किस तरह से पोइट्री से जो प्रोज था वो डेवलप हुआ और स्टेप बाय स्टेप फिर प्रोज ने कैसे अपनी जो है वो पोइट्री से शक्ल चेंज की, कि किस तरह से प्रोज से जो पोइट्स इंस्पायर्ड नहीं थे चौसर से, उन्होंने फिर कैसे उसको अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में जब लिखा तो उससे प्रोज का जॉनरा डेवलप हो गया। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ड प्रोजोडी कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक व्हेन इट वेयर इट वाज यूज्ड टू sing a song where it was used for a song sung with instrumental music। ग्रीक के जो लोग थे, हम बार बार भी डिस्कस कर चुके हैं, मेरा ख्याल है अगेन करने की ज़रूरत नहीं है, कि ग्रीक्स ने सबसे पहले और लैटिन ने जो है वो पोइट्री का यूज़ किया। और हमने इलियड की, होमर्स की इलियड एंड ओडिसी, और हमने इस तरह की जो है वो सारी एपिक्स और पोइट्री डिस्कस की है। तो जो एंशियंट ग्रीक्स थे वो जब उन्होंने कुछ ऐसा लिखना होता था जिसको वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के ज़रिए गा सके, यानी कि लेयर है या कोई पियानो है या कोई और जिस जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब उसके लिए उन्होंने कोई सॉन्ग लिखना होता था ना और उसको फिर गाना भी होता था, तो वो
उसकी प्रॉपर एक मेजरमेंट होती थी। उसके लिए वो जो वर्ड यूज़ करते थे ना स्टूडेंट्स, वो प्रोजोडी यूज़ करते थे। इन लेटर टाइम्स द वर्ड वॉज यूज फॉर द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, सेंचुरीज, इवन ईयर्स, सेंचुरीज गुजरती चली गई, तो इसको फिर साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन कहा गया। साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन मीन कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रामर ऑफ वर्ड्स, कि जैसे एक ग्रामर होती है ना, हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। उर्दू में हम पढ़ते हैं फ़िलहाल, फ़िल माजी, फ़िल मुस्तकबिल, फिर उसके आगे आप उसकी एग्ज़ाम पढ़ते हैं। इंग्लिश में आप प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टीन्यूअस टेंस, देन फिर आप टाइप्स पढ़ते हैं। इसी तरह इंग्लिश की भी एक प्रॉपर जो है वो ग्रामर होती है। ठीक है, उसको हम ग्रामर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, यानी कि वर्ड्स की ग्रामर, यानी कि सॉन्ग या पोइम की जो ग्रामर होती है उसको प्रोजोडी कहा जाता है। कि जब भी एक पोइम लिखी जाती है या सॉन्ग लिखा जाता है ना, तो कभी आप देखें ना कि अक्सर जब सिंगर्स गा रहे होते हैं गाना, तो उनके सामने एक पेज होता है, उसके ऊपर कुछ राइम स्कीम्स बनी होती हैं, ऊपर नीचे कुछ बने होते हैं ख़ास किस्म के लेटर्स, और इस तरह से म्यूज़िकल जो है वो कुछ सिंबल्स बने होते हैं, उनको हम प्रोजोडी कहेंगे। ठीक है, तो लेटर टाइम में इसको साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन कहा गया। ग्रीक्स इसको प्रोजोडी कहते थे, और वो ऐसे सॉन्ग को कहते थे जिसको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के साथ गाया जाए। और फिर बाद में इसका नाम साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन भी पड़ गया और लॉज ऑफ मीटर भी पड़ गया। गवर्निंग द मॉड्यूलेशन ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन रीडिंग पोइट्री अलाउड, कि पोइट्री को अगर अलाउड पढ़ा जाए या गाया जाए या ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाए, तो उसके लिए उसकी आवाज़ का उतार जो चढ़ाव है वो कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। देखें, हम जब बात भी करते हैं ना, तो हम कोई बात ऊंची करते हैं, कोई कुछ आहिस्ता करते हैं, हमारी आवाज़ में भी एक उतार चढ़ाव आता है। क्यों? क्योंकि हम किसी बात पे बहुत ज़ोर डालते हैं, कोई बात हम जल्दी में कर देते हैं, क्योंकि हमारे एक सेंटेंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम कुछ पे फोकस तो करते हैं, लेकिन कुछ को हम ऐसे ही जाने देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम पोइट्री में अगर हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जिनमें कुछ वर्ड्स को जस्ट ऐसे ही सिंग कर दिया जाएगा, और कुछ के ऊपर वो बड़ा लिरिक्स के साथ, जब वो बड़ा ही मतलब जैसे मतलब बार बार जो वर्ड्स रिपीट होते हैं एक सॉन्ग में और उसको बार बार बोला जाता है और उस पर ज़ोर दिया जाता है, तो इसको, ये सारे जो हैं ये, इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं उतार चढ़ाव आवाज़ का, लफ्ज़ों का। जैसे क्रिश्चियंस का आपने देखा होगा कि जब वो चर्च में खड़े होते हैं तो वो अपनी ख़ास किस्म की एक बुक है, बाइबल है, बाइबल की कुछ ख़ास वर्सेस हैं जिनको वो रीड करते हैं, और उनकी ख़ास किस्म की, आप लोग सब लोग बल्कि चेक कीजिएगा नेट पे कि ये इनकी ख़ास किस्म की वर्सेस होती हैं। अगर आप में से कोई क्रिश्चियन भी है उनको तो ज़्यादा ही बेहतर पता होगा। तो वो उसको वर्सेस को जब वो सिंग करते हैं तो उनकी ख़ास किस्म की एक आवाज़ का उतार चढ़ाव, वो सॉन्ग्स होते हैं वो ख़ास किस्म के होते हैं जिनको वो लोग सिंग करते हैं, उसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। मीन्स के राइज एंड फॉल इन द वॉइस। ठीक है, दस इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मीटर, जिसमें रिदम, राइम एंड स्टेंजा फॉर्म आ जाता है। इन लिटरेरी सेंस, अगर इसको लिटरेचर के लिहाज से, वैसे तो हमने ओवरऑल बात की ना, अगर हम इसको लिटरेचर के लिहाज से बताएं तो इट इज़ यूज टू रेफर टू द स्टडी और एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ रिदम, स्ट्रेस और साउंड्स इन राइटिंग। कि अगर एक पोइम लिखी जा रही है तो उसमें एक पोइट कौन सी रिदम, कौन सा स्ट्रेस और कौन सी साउंड्स को यूज़ करेगा, और उनकी स्टडी और उसका एनालिसिस। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक पोइट एक पोइट्री लिखना चाहता है, एक पोइम लिखना चाहता है, तो उसमें वो जो रिदम डालेगा, स्ट्रेस का मतलब है किन लफ्ज़ों पे ज़ोर डाला जाएगा, और साउंड्स कौन सी होंगी उसके अंदर, राइटिंग जब वो करेगा उसकी पोइम की, तो उसको हम प्रोजोडी कहेंगे। तो उसको स्टडी करेगा पहले, फिर एनालिसिस। ये पोइट्स जो होते हैं जब ये कोई पोइम लिखने लगते हैं ना, तो उसको पहले ये उसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें ये राइम स्कीम कौन सी डालेंगे, उसमें मीटर कौन सा होगा। पोइट्री ऐसे नहीं लिखी जाती, पोइट्स ऐसे नहीं बन जाते, इस तरह तो हर कोई पोइट बन जाए। तो पोइट्री इट्सेल्फ जो है वो
जो काफ़ी टफ़ काम है लिखना, और जो पोइट्स होते हैं वो इस पे कई कई टाइम उनको लग जाता है और वो इस पे लिखते हैं। तो प्रोसोडी इज़ द, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू रेफर द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ रिदम, स्ट्रेस, साउंड्स ऑफ राइटिंग विदाउट एनी हेजिटेशन वी में जस्टिफाई प्रोसोडी एज द ग्रामर ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको आप ग्रामर ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, यानी कि ग्रामर वर्ड्स की, यानी ग्रामर पोइट्री की जो वर्सेस होती हैं उनकी ग्रामर, कि उसके अंदर क्या हमने कौन कौन से वर्ड्स, उसकी राइम स्कीम क्या होगी, उसकी साउंड्स क्या होंगी, उसको हम प्रोसोडी कहते हैं। आई थिंक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। प्रोसोडी इज़ द स्टडी ऑफ मीटर। इंटोनेशन का मतलब होता है राइज एंड फॉल, के आवाज़ का उतार चढ़ाव, जिसको हमने मॉड्यूलेशन भी कहा था पहले। एंड रिदम ऑफ अ पोइट्रिक वर्क, एक पोइट्रिक वर्क के अंदर मीटर कैसा होगा, मीटर में आगे आपको डिटेल में भी करवा दूंगी, आपको मीटर बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यानी इंटोनेशन कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव, और रिदम ऑफ द पोइट्रिक वर्क। अच्छा, आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि जब एक सिंगर गाना गा रहा होता है तो उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं इर्द गिर्द के लोग, उनके आगे भी वही पेज लगा होता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हमने यहाँ पे ये वाला म्यूज़िक देना है। सिंगर को भी पता होता है कि मैंने यहाँ पे इस तरह से गाना है, कि अगर मैं इस वर्ड को बहुत ऊंचा गाऊंगा तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजा रहे होते हैं, जो कोरस का बैंड होता है जो कि साथ बैठा होता है, वो भी जानता होता है कि हमने यहाँ पे क्या प्ले करना है। It is a phonetic term that uses meter, rhythm, tempo, pitch, loudness in a speech for conveying information about the meanings and structure of an utterance. तो इसके ज़रिए, प्रोसोडी के ज़रिए, एक पोइट जो होता है वो कन्वे करना चाहता है कि उसने जो भी लिखा है उसमें उसने कौन सा मीटर यूज़ किया है, रिदम कौन सी है, टेम्पो कौन सा है, पिच कौन सी है, और उसके अंदर उसने स्पीच के अंदर लाउडनेस कैसी यूज़ की है। ये सब कुछ पोइट जो है वो बताता है। तो प्रोसोडी की 2 ब्रांचेस हैं, ऑर्थोपी एंड देन वर्सिफिकेशन। ऑर्थोपी का मतलब होता है कि आपको सिलेबल्स का, पॉजेस, टोन्स का पता होना। इट डील्स विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी मिकदार में चाहिए, कि जैसे अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, खाना भी आप बनाते हैं, चलें आप कॉफ़ी भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, आपको पता है कि इसमें मुझे इतनी चीज़ डालनी है, अगर मैं इसमें इतनी चीज़ कम डालूँगी तो वो कड़वी हो जाएगी, या वो ज़्यादा मीठी हो जाएगी, या वो अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ एंड एक्सेंट ऑफ सिलेबल्स, इसके अंदर सिलेबल का एक्सेंट, उसकी क्वांटिटी देखी जाती है, ठीक है, उसकी, और उसके बाद उन सिलेबल्स का एम्फसिस देखा जाता है। पॉजेस कहाँ होंगे, कि अगर एक वर्स में अगर कहाँ पे रुकना है, उसकी टोन कैसी होगी, उसके सिलेबल्स कैसे होंगे, इसको हम ऑर्थोपी कहेंगे। इट रिलेट्स विद द रूल्स ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, यानी कि कैसे गाना है, ये इसके साथ डील करती है। देन आ जाता है वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन जो है वो मीटर के साथ डील करती है, यानी कि अगर ऑर्थोपी जो है वो डील करती है सिलेबल्स के साथ, पॉजेस कहाँ रुकना है, वर्ड्स का उतार चढ़ाव, टोन, पिच, तो ये जो है ये डील करती है मीटर के साथ, कि मीटर कैसा होगा। प्रोसोडी इज़ कंसर्न विद द एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ वर्ड्स, नॉट विद इट्स इंटरनल थॉट्स। प्रोसोडी के बारे में याद रखिएगा कि पोइट के माइंड का हिस्सा नहीं, बल्कि पोइट ने जो लिखा है ना, जो सामने मौजूद है, वो उसमें कौन सी राइम स्कीम है और उसने उसके अंदर क्या लिखा है। जो चीज़ एक हार्ड फॉर्म में, एक्सटर्नल फॉर्म में मौजूद है, उसको हम प्रोसोडी उसके साथ डील करती है। जैसे म्यूज़िक, पोइट्री इज़ अटैच विद द मॉड्यूलेशन ऑफ स्पीच। पोइट्री है या चाहे म्यूज़िक है, वो किससे डील करता है, स्पीच की मॉड्यूलेशन, यानी कि स्पीच के बोलने के उतार चढ़ाव के साथ। इट इज़ बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स, टाइम एंड टोन। वाइल टाइम इज़ एक्सप्रेस्ड बाय क्वांटिटी, के कितना वक्त देना है किस वर्ड को, कि अगर
फर्स्ट स्टैंज़ा में अगर फर्स्ट स्टैंज़ा पढ़ा है या 4 वर्सेस या 2 वर्सेस पढ़ी हैं एक पोइट ने, या पहली वर्स के बाद कितना देर कितना टाइम वो रुकेगा, उसमें म्यूज़िक बजेगा बजता रहेगा, या वो अगले जो वर्स के बाद कितनी देर के लिए उसमें पॉज आएगा, उसकी क्या क्वांटिटी होगी, टोन कैसी होगी, एक्सेंट के साथ, इन सब चीज़ों को प्रोसोडी जो है वो डील करती है। और इसकी 2 टाइप्स हमने अभी इसकी 2 ब्रांचेस 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्रोसोडी इज़ नंबर 1 रिदम। रिदम से समझ आ रहा होगा कि उसके अंदर जो है वो मैयर कैसे किया जाए उस पोइम को, कि उस पोइम की रिदम कैसी है, कि उसमें कितना म्यूज़िक है भी कि नहीं है, या उसके जो वर्सेस हैं उसके एंड वाले वर्ड्स आपस में मैच हो रहे हैं, कि हमें लग रहा है कि वाकई ये शेर एक दूसरे के साथ मिलता है। तो ये सब रिदम में ये चेक करते हैं। और ये जो वर्ड है रिदम, ये ग्रीक वर्ड रदमोस से निकला है, विच मीन्स मयर्ड मोशन और फ्लो, जिसका मतलब होता है कि किसी भी लफ्ज़ को मैयर के मोशन को, मतलब उसकी हरकत को, उसको चलने को मैयर करना, या फिर उसके फ़्लो को देखना। देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। द फॉर्मर, प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज में तो बहुत डिफरेंस है, आपको पता ही होगा। जब हमने प्रोज का स्टार्टिंग लेक्चर मैंने आपको दिया था तो मैंने आपको सब बताया था कि किस तरह से वो पोइट्री से डिफरेंट है, और कैसे पोइट्री से डिवेलप हुआ प्रोज, और कैसे उसने विद इन सेंचुरीज अपनी शक्ल बदली। तो प्रोज जो है वो पोइट्री से डिफरेंट है। लेकिन प्रोज का नाम यहाँ क्यों आ रहा है, वो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि प्रोज जो है वो पोइट्री से डिवेलप हुआ था। क्योंकि प्रोज के अंदर रिदम नहीं होती, जबकि पोइट्री के अंदर होती है। द फॉर्मर हैज़ नो लिमिट रिदम। फॉर्मर मीन्स, फॉर्मर कौन है, यहाँ प्रोज है, और लेटर कौन है, पोइट्री है। तो पोइट्री में रिदम नहीं होती। देन व्हाट इज़ दिस रिदम। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रिदम है क्या। मैंने अंडरलाइन भी किया है, रिदम का मतलब होता है बीट या स्विंग ऑफ अ पोएम, के पोएम के अंदर कौन सी बीट है, कौन सा म्यूज़िक है, कौन सी जो है वो वर्ड्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कि हमें उसको पढ़ के ही लगे कि जैसे हम कोई सॉन्ग पढ़ रहे हैं, या हमें ऐसे लगे जैसे कोई एक म्यूज़िक है जो हमें अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए सुनाई दे। जस्ट एज मैन मार्चिंग द स्टेप हैव रिदम। जब आप वॉक भी कर रहे होते हैं तो आपके पाँव में एक रिदम की आवाज़ आती है। सो अ वेल रिटन पोइम, लेकिन इसलिए इसी तरह अगर एक पोइम अच्छे तरीके से लिखी जाए, जिसमें एक वेल डेफिनेट बीट हो, corresponding to the left right of troops on the march or the swing of the pendulum of a clock, के जैसे क्लॉक है उसका पेंडुलम है, आपको पता है कि क्लॉक का अपना एक पेंडुलम है, वो उसी के मुताबिक बीट के ज़रिए चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और अक्सर आप म्यूज़िक अक्सर जो होते हैं जो क्लॉक्स होते हैं उनमें जब जो है वो घंटा मुकम्मल हो जाए तो उसमें ख़ास किस्म की एक आवाज़ आती है, एक बीट आती है। अगर आपने वो नहीं भी देखे तो आपके घर में जो क्लॉक्स होते हैं उसमें भी एक ख़ास किस्म की बीट आ रही होती है, एक रिदम आ रही होती है। तो वो जो रिदम होती है, वो जो ख़ास किस्म की, उसको हम उस जो एक म्यूज़िक आ रहा होता है, या फिर जो एक साउंड्स आ रही होती हैं जो कि मयर्ड होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर एक जो साउंड होती है जो कि गाने में लगाई जाती है वो बाकायदा बनाई जाती है, तो उसको हम रिदम कहते हैं। तो इट इज़ अ मयर्ड फ्लो ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड्स को मयर करना और उनको फिर बनाना, इसको हम रिदम कहते हैं। और इसके बाद आप ये एक्सेंटेड सिलेबल्स और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स ये देख रहे हैं कि कर लें नहीं करें तो दिस इज़ इनफ। देन आ जाता है राइम। राइम क्या होती है, राइम और रिदम में क्या फ़र्क है। रिदम तो आपने देख लिया कि इसके अंदर जो है आपने समझ आ गई आपको कि म्यूज़िक होता है, और म्यूज़िक जो है एक पोइम में किस तरह से आपने चेक करना है। राइम जो होती है इसका 2 पर्पसेस होते हैं। राइम का मतलब होता है सीरीज़, यानी कि एक पोइम में एक वर्स में एको कौन सी है साउंड की,
और उसके बाद नंबर 2 पे इट हेल्प्स इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। हमें पता चल जाता है कि जो भी पोइम या वर्ड्स लिखी गई है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ए बी सी, मैंने आपको पहले बताया था ABCD के फर्स्ट में ए सिलेबल्स का ज़्यादा यूज़ है, ए टाइप ऑफ सिलेबल्स का, दूसरे में बी टाइप ऑफ। तो जब आप इवन रिसर्च करते हैं, जब आप लोग, तो जब आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं पोइम का किसी का, तो उसमें फिर आप ये राइम स्कीम चेक करते हैं। तो रिदम राइम इज़ द, अभी आप सिर्फ इसको ये समझें कि राइम होती क्या है। तो राइम जो होती है वो रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड, कि अगर एक सेंटेंस में एक ही साउंड बार बार लगाई जा रही है तो उसको हम राइम कहेंगे। कि अगर एक ही लाइन है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब जो ट्विंकल ट्विंकल है वो एक जैसी राइम है तो ये ए हो जाएगी। तो इस तरह से आकर के हम मेजर करते हैं। इट कम्स यूजली एट द एंड ऑफ द लाइन। रिदम इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पोइट्री। तो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर। और इसी तरह से फिर एक ही लाइन में क्या राइम स्कीम है, फिर उसके बाद उन दोनों लाइंस की, यानी कि वो जो वर्स बन जाती है उसकी क्या राइम स्कीम है, इसको राइम कहा जाता है। यानी कि सीरीज़ क्या है साउंड्स की। आगे मैंने छोड़ दिया है और आपको मैंने आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने नीचे से सर्कल किए हुए है। नीचे आप आ जाएंगे, राइम क्रिएट्स हारमनी। राइम से एक हारमनी पैदा होती है पोइम में, एंड ऑल्सो द प्लीजिंग इफेक्ट ऑफ कंप्लीटिंग और रिजॉल्विंग एन आइडिया। कि अगर एक बात स्टार्ट में की जा रही है और फिर वो एंड तक जा रही है और वो कंक्लूड हो रही है या सम अप हो रही है, तो राइम जो है वो उसको बड़ा अच्छा एंड देती है और उस आइडिया को बड़ा अच्छा कंप्लीट करती है। व्हेन वर्ड्स राइम दे टेंड टू बी मोर नोटिसेबल एंड हैंस मोर इम्पोर्टेंट इन द पोइम। तो जब भी वर्ड्स में राइम होगी, जब भी एक वर्ड्स के अंदर राइम होगी तो वो बड़े ही अच्छी पोइम होगी, क्योंकि उसके जो वर्ड्स होंगे वो नोटिसेबल होंगे और वो बड़ी ही इम्पोर्टेंस अपनी शो कर रहे होंगे। तो व्हेन द वर्ड्स राइम्ड आर इम्पोर्टेंट, द होल मीनिंग ऑफ पोइम कैन बी फोकस्ड। तो अगर एक पोइम में जो वर्सेस हैं उनके वर्ड्स अच्छे इम्पोर्टेंट लगाए गए हैं, तो फिर वो जो पोइम है वो बड़ी ही ज़्यादा, जो रीडर्स हैं वो बहुत शौक़ से पढ़ेंगे और उनको इन्जॉय भी करेंगे। फिर आगे अगर उनको सिंग भी किया जाता है तो उसके ऊपर फिर म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बनेगा। तो राइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। और राइम्स पर्टिकुलरली फेमिनाइन वंस कैन ऑल्सो बी फनी। Rhythm is not an essential as poetry can be written in blank verse. इसका जो नीचे एग्जाम्पल है वो देख लें आप लोग। जैसे मैंने आपको खुद से भी समझा दिया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये इसमें भी आप देखें कि वी थिंक आर फादर्स फूल एज वाइज वी ग्रो, वी डाउट आर वाइजर सन्स विल थिंक अस सो। अब ये इसमें सो और ग्रो जो हैं वो राइम स्कीम रखते हैं, वो आपस में सेम साउंड रखते हैं, इसको हम राइम स्कीम कहेंगे। देन इसकी नेक्स्ट टाइप आ जाती है हाफ राइम। अगर ये पिक्चर आपको ब्लर शो हो रही हो तो आप इसको अपने बुक से पेज नंबर 58 पे देख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये इमेजेस मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए, और आप अगर मोबाइल से लेक्चर देख रहे हैं तो साथ साथ आप बुक से भी अंडरलाइन करते चले जाएं। हाफ राइम इज़ द इफेक्ट दैट इज क्रिएटेड व्हेन द कॉन्सोनेंट्स ऑफ टू वर्ड्स इन अ राइमिंग पोजीशन हैव द सेम साउंड्स। हाफ राइम का मतलब होता है कि जब कॉन्सोनेंट्स, आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वॉवल्स होते हैं। आप आज ज़रा रिवाइज़ करेंगे सब बच्चे कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स को। आपने पढ़ा होगा अपने जो है वो मैट्रिक की और एफएससी की और लेवल्स की क्लासेस में कॉन्सोनेंट और वॉल्स को, साउंड्स को। तो कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स आप समझ लेंगे और उसको आप रिवाइज़ कर लेंगे। बल्कि आप जो इंग्लिश 1 पढ़ रहे हैं उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप कर रहे होंगे, लेकिन साथ आप कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स जो हैं वो भी आप रिवाइज़ कर लें। तो कॉन्सोनेंट्स जो हैं ऑफ टू वर्ड्स इन अ राइम पोजीशन हैव द सेम साउंड। तो जब एक सेंटेंस के अंदर
कॉन्सोनेंट जो हैं टू वर्ड्स के, जब यानी कि टू व्हेन द कॉन्सोनेंट्स ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स हैं और उनके स्टार्ट में कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, वैसे तो हमने 5 वॉवल्स आप लोगों ने याद किए होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा कोई 20 वॉवल्स टोटल होते हैं, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, डिफ्थोंग्स भी होते हैं, तो वो आप उसको रिवाइज करेंगे। तो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो जब टू लगे होंगे इन अ राइमिंग पोजीशन हैव द, जब उनकी एक ही साउंड होगी लेकिन जो वॉवल्स हैं उनकी नहीं होगी, तो उसको हम हाफ राइम कहेंगे। इट इज़ कॉन्सोनेंट्स फंक्शनिंग इन द प्लेस ऑफ राइम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वर्ड्स जिसके अंदर दो वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट रखते हों शुरू में, यानी कि जो कि जिनके स्टार्ट का लेटर कॉन्सोनेंट हो, वो जब सेम साउंड दे रही हों तो वो जो होगी हाफ राइम कंसीडर होगी। उसमें जो वॉवल्स होंगे वो नहीं होंगे, बल्कि वो जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो जब सेम वॉइस दे रहे होंगे तो उसको हम हाफ राइम कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट्स ऐसे लेटर्स ऐसी साउंड जिनको बोलते हुए आपकी जो है वो एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है और एक एक्सप्लोजन के साथ, यानी कि एक झटके के साथ आप वो जो लेटर है या वो साउंड है वो आप जब बोलते हैं, जैसे ब है, ख है, प है, ये आप देख लेते हैं कि आपके होंठ कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, या आपकी जो ज़बान है वो आपकी ऊपर हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ रिज के साथ लग रही है, और यानी कि मुंह बंद करके आप एक लफ्ज़ बंद करते हैं आप अपने मुंह को या अपनी ज़बान को टच करते हैं हार्ड सॉफ्ट पैलेट के साथ, फिर आप जब वो बोलते हैं लफ्ज़ तो उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। लेकिन जो वॉवल्स होते हैं उससे आपका एयर पैसेज ब्लॉक नहीं होता बल्कि ओपन हो जाता है। तो ये आप इसको एक दफ़ा स्टडी करेंगे, रीड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हाफ राइम यहीं तक आप कर लें, दिस इज़ इनफ, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। देन आ जाता है सिलेबल। सिलेबल को अच्छी तरह से करना है आपने। सिलेबल इज़ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ स्पीच विद वन वोकल इम्पल्स फ्रॉम द लंग्स। सिलेबल का मतलब होता है एक ऐसा स्पीच का पार्ट, यानी कि पोइम लिखते हुए एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पार्ट स्पीच का जो कि आपके लंग्स से निकल के आए। यानी कि आपने अपनी पोइम के अंदर, अपने सॉन्ग के अंदर जो आप लिख रहे हैं उसमें एक आपने ऐसा वर्ड्स का यूज़ करना है जो कि ऐसा वर्ड हो जो कि सिलेबल हो, जिसमें सिलेबल मीन के जो कि आपके लंग्स से निकल के आवाज़ आए। इट इज़ अ सेट ऑफ करेक्टर रिप्रेजेंटिंग सच एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। सिलेबल्स को करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये एक सेट ऑफ करेक्टर होता है जो कि एक स्पीच में यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखें कि टॉल है, टॉल में एक ही जो है वो सिलेबल है, यानी कि एक ही आपको साउंड सुनाई दे रही है टॉल। लेकिन अगर हम इसके साथ ई आर लगा दें टॉलर, तो फिर दो हो गई ना, टॉलर या टॉलेस्ट। तो इसमें हमने आराम से कह दिया कि वन सिलेबल है, आपको इसी से समझ आ जाएगी। देखें लव, लव में एक ही साउंड है, एक ही सिलेबल है, टॉल, चेयर, पेन, बॉय, मैन। अब अगर टू सिलेबल्स आ जाएं, टेबल, पेंसिल, पेंसिल में पेंसिल, टेबल, टेबल, कंप्यूटर, सिस्टम, मोबाइल। तो इन सब में मोबाइल, मोबाइल, इसमें टू सिलेबल्स हैं। फिर ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड फुल, इसमें 3 सिलेबल्स, आराम से पहचान लेते हैं बच्चे। एक्सट्रीमली, करेक्टरिस्टिक्स, तो इनमें 3 सिलेबल्स हैं। वेरी इजी, वेरी इजी। बल्कि जब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी मैं आपको थोड़ी सिलेबल्स की प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। दिस इज़ इनफ, ये जो मैंने, आप इसकी डेफिनेशन तैयार करें और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। यानी कि 1 सिलेबल वाले 2 वर्ड्स ले लें, 3 2 सिलेबल्स वाले 2 ले लें। ज़रूरी नहीं है यही लें, अगर आपको कोई और भी आते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देन नेक्स्ट कम्स एक्सेंट। एक्सेंट सबको पता ही होगा कि लहजा कैसा होना चाहिए, किस चीज़ को ज़ोर लगा के पढ़ना है ताकि उस बात की अहमियत पे
उस बात की ज़रूरत पे, उस बात की पे तवज्जो डाली जा सके। तो एक्सेंट इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग और प्रोनाउंसिंग द वर्ड, कि कैसे उस वर्ड को बोलना है या प्रोनाउंस करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, इसका मतलब होता है ज़ोर डालना एक लफ्ज़ पे, कि जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार आर पे ज़ोर डाला जा रहा है तो उसको हम एक्सेंट कहेंगे, यानी कि एम्फोसिस डालना विच इज़ लेड ऑन सर्टन सिलेबल्स एंड नॉट ऑन अदर्स। कि अगर एक ही सेंटेंस में डिफरेंट सिलेबल्स डाले गए हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन से वर्ड्स पे एम्फसिस डाला गया है। और ये जब हम गाना सुनते हैं तो हमें खुद ही पता चल रहा होता है कि कौन जो सिंगर है, वो जब वो गाना गा रहा है तो वो उसको किस चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रहा है और किस चीज़ पे कम, और जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का बैंड है या कोरस का बैंड है वो किस तरह से उसको बजा रहा है। तो इसको हम कहेंगे एंड नॉट ऑन अदर्स, कि एक सेंटेंस में कौन से वर्ड्स पे ज़ोर डाला जाएगा और कौन से वर्ड्स पे ज़ोर नहीं डाला जाएगा। जब उसको प्रोनाउंस किया जाएगा उसको हम स्ट्रेस कहेंगे, यानी कि एक सेंटेंस में एक वर्ड्स में किन लफ्ज़ों पे ज़ोर डाला जाएगा और किन को वैसे ही पढ़ दिया जाएगा, इसको हम एक्सेंट कहते हैं। इन द डिक्शनरी आप खोल के देखेंगे ना बेटा, तो आपको ब्रैकेट में एक ना जो है वो एक लाइन छोटी सी लगी नज़र आएगी, जो कि किसको शो करती है, एक्सेंट को। इवन जो वर्ड्स भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी कुछ जो वर्ड्स के जो होते हैं सिलेबल्स होते हैं, यानी कि जैसे वाटर। अब वाटर में हमने कहा था 2 सिलेबल्स हैं, वो टर। तो इसमें जब टर पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर छोटा सा निशान लगा होगा, वो आपको क्या बता रहा होगा कि आपने इस पे ज़ोर डालना है, आपने वो को लंबा नहीं पढ़ना, आपने वो को दोनों में से किसी एक पे आपको मार्क नज़र आएगा, या वो पे या टर पे। तो वो टर, मेरा ख्याल है वो पे आपको निशान नज़र आएगा, क्योंकि वो को ज़रा हम बड़ा पढ़ रहे हैं और टर पे हम ज़्यादा एम्फसिस नहीं डाल रहे। तो मीन्स कि अगर आपको पता चलाना है कि एक वर्ड में सिलेबल्स कितने हैं, वो आपको पता चल गए हैं, तो वो आपने देखना है कि इसमें से किस सिलेबल पर बहुत ज़ोर डाला गया है। तो वो आप डिक्शनरी जब खोलेंगे तो उसमें आपको ब्रैकेट भी नहीं बल्कि आपको डिक्शनरी में जो वर्ड होगा उसके ऊपर छोटा सा एक निशान नज़र आएगा, कहीं पे भी किसी भी 2-3 जो है वो लेटर्स पे वो आपको पता चल जाएगा कि इस पे आपने ज़ोर डालना है और इस पे आपने नहीं डालना। और वर्ड के स्टार्ट में ही उन्होंने बताया होता है, डिक्शनरी के स्टार्ट में ही, कि एक्सेंट अगर आपने किसी वर्ड का चेक करना है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो उसको अगर आपने एक्सेंट देखना है तो उसको हम इस तरह से इस मार्क के ज़रिए शो करते हैं। तो इज़ यूज्ड ओवर द वोवल टू शो द एक्सेंट इन द वर्ड टुमारो। द एक्सेंट इज़ ऑन द सेकेंड सिलेबल इन द वर्ड टेबल, द एक्सेंट इज़ ऑन द फर्स्ट सिलेबल तो आप देख रहे हैं टेबल पे और टुमारो पे, मोरो पे आप देख लें छोटी सी निशान बना नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट्स। टू मोरो, मोरो हमने कहा काफ़ी लंबा जा रहा है ना, तो टू मोरो के जो टू मोरो में 2 सिलेबल्स हैं ना, टू मोरो, मोरो हमने ज़्यादा बोलते हैं ना, तो मोरो के ऊपर आप देखें कि एम के ऊपर उन्होंने छोटा सा एक वो निशान सा, एक छोटी सी लाइन सी बना दी है। वो क्या शो कर रही है आपको कि आपने मोरो को लंबा पढ़ना है। इसी तरह टेबल, तो जो टेबल है, टेबल पे TA पे उन्होंने निशान बना दिया है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स मीटर की तरफ। दिस इज़ द लास्ट वन। मीटर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करवाऊंगी अच्छी तरह से। आप स्टार्ट में पढ़ रहे थे मीटर, आप सोच रहे थे कि मीटर क्या है। तो मीटर रेफर्स टू द मेजर्स ऑफ लाइंस, कि एक्सेंट में तो आपने देखा ना कि उसका एक ही वर्ड में क्या उतार चढ़ाव है, यानी कि उसका क्या एक्सेंट है। तो मीटर जो होता है वो आपको लाइंस को मेजर करने में हेल्प करता है, यानी कि आपको पोइट्री लिखते हुए, पोइम लिखते हुए मीटर का यूज़ करना पड़ेगा। एंड इज़ डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, कि उसके अंदर, यानी कि अगर एक वर्ड है उसके अंदर कितने स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो हैं वो सिलेबल्स का यूज़ है। देखें अभी हमने टेबल किया, बल्कि टुमारो देखें आप, टुमारो में मोरो जो था वो तो स्ट्रेस था, लेकिन फर्स्ट जो था उस पर स्ट्रेस नहीं था।
तो इनको जब आपने मेजर करना है कि एक वर्स में कितने स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स हैं, इसको मीटर के ज़रिए पोइट्स जो हैं वो मेजर करते हैं। मीटर की टाइप्स हैं आयम्बिक। आयम्बिक में क्या होता है, इट इज़ एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। ये एक ऐसा सिलेबल होता है जिसके शुरू में अनस्ट्रेस होता है और आगे स्ट्रेस सिलेबल होता है। जैसे टुमारो आप कह सकते हैं कि ये आयम्बिक है, फर्स्ट अनस्ट्रेस है ना, देन स्ट्रेस है। एनापेस्टिक, इट इज़ टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। इसके बाद ट्रोकेक, it is a stress syllable followed by an unstressed syllable. then dactylic, this is ये इसका प्रोनाउंस करेंगे डेक्टिलिक। डेक्टिलिक जो है वो एक इसमें स्ट्रेस सिलेबल होता है जिसके जो कि फॉलो करता है टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स को। इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे ताकि आपको माइंड में हो कि आयम्बिक और एनापेस्टिक, ट्रोकेक एंड देन डॉक्टिलिक का मतलब डेक्टिलिक का मतलब क्या है। और इसके कुछ ख़ास नेम्स होते हैं इन मीटर्स के, जिसमें मोनोमीटर, ये आपको मैथ में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। मोनोमीटर जिसमें 1 फुट हो, डायामीटर 2 फीट हो, ट्राईमीटर जिसमें 3 फीट हो, टेट्रामीटर 4 फीट हो, पेंटा 5 को कहते हैं 5 फीट हो, हेक्सा 6 को कहते हैं 6 फीट हो, हेप्टा 7 को कहते हैं, देन ऑक्टा 8 फीट को कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पोइट्री में जो पोइट है वो सब चीज़ें फॉलो करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोइट का बनना तो अच्छा खासा काम है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ये चीज़ें एक दफ़ा याद कर लें और आप इसको प्रैक्टिस करें तो आप भी बहुत अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं। तो ये जो है वो प्रोजोडी जो है इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। तो देर इज़ यूजुअली लिटल पॉइंट इन मेरली लेबलिंग आ मीटर। इफ़ यू विश टू डिस्कस मीटर यू शुड ट्राई टू करेक्टराइज इट्स इफेक्ट बाय शोइंग, यानी कि अगर आप एक पोइम के अंदर देखना चाहते हैं कि मीटर क्या है, तो अगर आप उसकी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसके अंदर कितने उसमें आयम्बिक पेंटामीटर आयम्बिक मीटर है, एनापेस्टिक है, ट्रोकिक है, देन डेक्टिलिक है, देन वो मोनोमीटर है, डायामीटर है, टेट्रा वटेवर, ये आप चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर मेजर करेंगे कि इसमें से आपने कौन सा मीटर यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रोजोडी किया और प्रोजोडी में हमने दिस इज़ वेरी इजी, इसको आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी चेंज करके लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आप यहीं से इसको सेम टू सेम रट्टा लगा लें, आप अपनी वर्डिंग में इजी करके भी इसको बना सकते हैं। और इसको अच्छी तरह आप क्लियर करेंगे और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्लास की टाइमिंग पे हम इसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर्स होंगे उस पर हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।